चलेगा। गुड इवनिंग सभी को एक बार मेरी तरफ से। और कल अपन ने 2 क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को करने के लिए, तो शायद आप लोगों ने कर लिए होंगे वो दोनों के दोनों क्वेश्चन। एक बार रिप्लाई कर दो, कर लिए क्या दोनों के दोनों क्वेश्चन? मुझे तो क्वेश्चन भी नहीं पता कौन सा था एक। ठीक है, कर लिए होंगे आप लोगों ने दोनों के दोनों क्वेश्चन। एक बार आप लोग रिप्लाई करके बता दो मुझे, फिर अपन जो लास्ट अनुप्रयोग है उसको भी ले लेते हैं, ठीक है ना। कर लिए, ठीक है ना। हाँ, कोई दिक्कत भी आए वो तो अपन बता देंगे। पहले अपन लास्ट अनुप्रयोग ले लेते हैं, फिर लास्ट के 5-7 मिनट के अंदर इसके ऊपर चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो देखो, इसके 4 अनुप्रयोग थे हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के। एक अपन ने पढ़ा था, मैं याद दिला देता हूं कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता, वो एक हाइड्रोजन की मूल ऊर्जा स्तर के अंदर जो ऊर्जा होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो वाला किया था अपन ने। एक अपन ने किया था h कट ओमेगा नॉट बाई 2 एक विमीय दोलित्र की मूल अवस्था के अंदर ऊर्जा का मान, ठीक है ना। ये 3 अनुप्रयोग हो गए थे, ठीक है ना। इन क्वेश्चनों के ऊपर आप अनुप्रयोग भी लिख सकते हो ना कि ये अनुप्रयोग है ना, ठीक है। अब जो चौथा अनुप्रयोग है उसको भी अपन क्वेश्चन के रूप में ही ले लेते हैं। तो आप लोग इस चौथे अनुप्रयोग का क्वेश्चन लिखो ना, ये अनुप्रयोग है, ठीक है ना। और उन तीनों के ऊपर भी आप अनुप्रयोग लिख सकते हो। यह अनुप्रयोग का चौथा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ध्यान रखना, अनुप्रयोग का ये क्वेश्चन नंबर 4 है। वैसे तो आपकी हेडिंग लिखी हुई है छोटी सी, लेकिन मैंने क्या है क्वेश्चन के रूप में लिखवा देंगे तो आप लोगों को पता रहेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन लिखो, मैं बोल के लिखवा रहा हूं क्योंकि 2 तरीके से लिखवाऊंगा इस क्वेश्चन को। लिखना लिखना स्पेक्ट्रमी, स्पेक्ट्रमी सिंपल है बिल्कुल। स्पेक्ट्रमी रेखाओं की चौड़ाई, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की चौड़ाई अनिश्चितता सिद्धांत के आधार पर, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की चौड़ाई अनिश्चितता सिद्धांत के आधार पर, अनिश्चितता सिद्धांत के आधार पर, अनिश्चितता सिद्धांत के आधार पर आवर्ती के रूप में ज्ञात करो, आवर्ती के रूप में ज्ञात करो। क्वेश्चन लिख लेना, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की चौड़ाई, सब बताऊंगा क्या है इसका मतलब। स्पेक्ट्रमी रेखाओं की चौड़ाई अनिश्चितता सिद्धांत के आधार पर आवर्ती के रूप में ज्ञात करो, आवर्ती के रूप में ज्ञात करो। इसका दूसरा तरीका लिखो क्वेश्चन का, अथवा लगाकर सेकंड तरीका लिख लो, ठीक है ना। सेकंड तरीका भी लिखना, सेकंड तरीका लिखना क्वेश्चन का, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का उत्तेजित अवस्था में, इलेक्ट्रॉन का उत्तेजित अवस्था में उत्तेजित अवस्था में जीवन काल, इलेक्ट्रॉन का उत्तेजित अवस्था में जीवन काल 10 की घात -8 सेकेंड, 10 की घात -8 सेकेंड है। तो बताइए, तो बताइए वर्ण क्रम, ऐसे लिखना वर्ण क्रम, सब बताऊंगा इसका मतलब क्या है। वर्ण क्रम रेखाओं के लिए, वर्ण क्रम रेखाओं के लिए आवृत्ति में अनिश्चितता का मान कितना होगा।
वर्ण क्रम रेखाओं के लिए आवर्ती में अनिश्चितता का मान कितना होगा? आवर्ती में अनिश्चितता का मान कितना होगा? वर्णक्रम रेखाओं के लिए आवर्ती में अनिश्चितताओं का मान कितना होगा? ठीक है, चलो अब जिसने नहीं लिखा क्वेश्चन वो बाद में रिकॉर्ड के अंदर से सुन के लिख लेगा। ठीक है, समझने की बातें हैं सारी की सारी, तो ढंग से सुन। देखो पहले अपन इसको रफली समझते हैं, फिर मैं लैंग्वेज बना के इसका लिखूंगा सॉल्यूशन। ठीक है, सुनना क्या है, ध्यान देना सारे के सारे ढंग से। ये ऐसे कह रहा है कि अनिश्चितता सिद्धांत का उपयोग करना है पहले क्वेश्चन के अंदर, है ना, और स्पेक्ट्रमी रेखाओं की चौड़ाई ज्ञात करनी है, किसके रूप में? आवर्ती के रूप में ज्ञात करनी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम देखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम देखते हैं, तो क्या देखते हैं? या तो वो आवर्ती के रूप में होता है, या फिर वो किसके रूप में होता है? तरंग दैर्ध्य के रूप में होता है। या तो किसके रूप में होता है? आवर्ती के रूप में, या फिर वो किसके रूप में होता है? तरंग दैर्ध्य के रूप में होता है। तो अब ये कह रहा है कि स्पेक्ट्रमी रेखाओं की चौड़ाई हमें अनिश्चितता सिद्धांत का उपयोग करके आवर्ती के रूप में ज्ञात करनी है। किसके रूप में ज्ञात करनी है? आवर्ती के रूप में ज्ञात करनी है। स्पेक्ट्रमी रेखाओं की चौड़ाई का मतलब ये हो गया कि जैसे आवर्ती है ν1 और आवर्ती है ν2, तो जो स्पेक्ट्रमी रेखा है ना, वो स्पेक्ट्रमी रेखा इस आवर्ती से लेके इस आवर्ती तक क्या हो रही है? फैली हुई है। इस आवर्ती से लेके इस आवर्ती तक क्या हो रही है? फैली हुई है। तो हमें क्या करना है? उस स्पेक्ट्रमी रेखा की चौड़ाई कैलकुलेट करनी है अनिश्चितता सिद्धांत का उपयोग करके आवर्ती के रूप में। और सुनना ढंग से, मतलब क्या है? देखो जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में है निम्न ऊर्जा स्तर, ये है हमारे पास में उच्च ऊर्जा स्तर। इसको नाम दे देता हूं मैं निम्न ऊर्जा स्तर, पहले रफली पूरा समझेंगे। और ये है मेरे पास में उच्च ऊर्जा स्तर। अब कोई परमाणु है या कण है या इलेक्ट्रॉन है, जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर के अंदर जाता है, तो जब ये उच्च ऊर्जा स्तर के अंदर जाता है तो उच्च ऊर्जा स्तर के अंदर इसका रुकने का टाइम इंटरवल कितना होता है? 10⁻⁻⁸ सेकंड। ऐसा हम फर्स्ट ईयर के अंदर भी चर्चा कर चुके हैं लेसर के अंदर, और ऐसा हम पढ़ भी चुके हैं किसके अंदर? ऊर्जा समय अनिश्चितता सिद्धांत के अंदर, कि इलेक्ट्रॉन या कण जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, उत्तेजित ऊर्जा स्तर में जाता है, तो उत्तेजित ऊर्जा स्तर में उसके रुकने का जो समय होता है वो होता है 10⁻⁸ सेकंड। ये जो समय है ना, जितने टाइम तक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रुकता है, यही समय क्या है? इलेक्ट्रॉन का जीवन काल है। और इस जीवन काल को ही अपन क्या करेंगे? अनिश्चितता के तौर पे लिखेंगे। तो डेल्टा टी इक्वल टू कितना हो गया? 10⁻⁸ सेकेंड। ये क्या हो गया मेरे पास में? 10⁻⁸ सेकेंड। अब क्या होता है जब ये इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से वापस किसके अंदर आता है? मूल ऊर्जा स्तर या निम्न ऊर्जा स्तर के अंदर, तो ये किसको उत्सर्जित करता है? फोटोन को उत्सर्जित करता है, विकिरण को क्या करता है? उत्सर्जित करता है। तो इन विकिरण के लिए जो वर्णक्रम रेखाएं हैं वो कुछ इस तरीके से हमें क्या होती है? प्राप्त होती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? आवर्ती में अनिश्चितता कैलकुलेट करनी है। कैसे की जाएगी? ध्यान दो, हम लोगों को पता है एक संबंध, और वो संबंध ये है कि ऊर्जा में अनिश्चितता और समय में अनिश्चितता का गुणनफल h⁻² के बराबर या फिर क्या होना चाहिए? इससे ज्यादा होना चाहिए। तो मैंने आप लोगों को एक बात बता रखी है कि डेल्टा E डॉट डेल्टा टी, आप इसे h⁻² से भी सॉल्व कर सकते हो, और डेल्टा E डॉट डेल्टा टी आप इसे h कट से भी क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। ये दोनों के दोनों क्या है? करेक्ट है।
आप इससे सोल्व करोगे बकायदा आंसर जरूर अलग आएगा, इससे सोल्व करोगे तो आंसर अलग आएगा, लेकिन ये दोनों की दोनों ही क्या है, सही है। और मैंने आप लोगों से कई बार बोल दिया कि किसी राइटर की बुक्स के अंदर आपको ऐसे भी सोल्व करा हुआ मिल सकता है, किसी राइटर की बुक के अंदर इस वाले का यूज करके भी सोल्व करके हो सकता है। आपको उसके अंदर किसी प्रकार का कोई नंबर वो वहां पे नहीं काटेगा, ठीक है। चलो अब अपन जिससे भी सोल्व करें एक्स वाई जेड वो कर लेंगे हम। तो हम डेल्टा ई कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, एच कट अपॉन 2 डेल्टा टी, और इधर से कैलकुलेट करें डेल्टा ई तो ये आ जाएगा एच कट अपॉन कितना आएगा, डेल्टा टी। एच कट की वैल्यू सब जानते हैं 1.054 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड होती है, और इसकी वैल्यू भी आप जानते हो 10 की पावर माइनस का 8 सेकंड। ऊपर जूल सेकंड आएगा, नीचे सेकंड आएगा, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, आंसर किसके अंदर आएगा, जूल के अंदर आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आंसर किसके अंदर आएगा, जूल के अंदर आएगा। लेकिन हमें ऊर्जा में अनिश्चितता ज्ञात नहीं करनी, हमें ज्ञात करनी है आवर्ती में अनिश्चितता, क्योंकि मुझे पता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम होता है वो या तो आवर्ती के रूप में होता है या फिर किसके रूप में लिखा हुआ होता है, वेवलेंथ के रूप में। तो हमें क्या करना है, आवर्ती के रूप में कैलकुलेट करना है। तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि इक्वल टू होता है एच न्यू, तो डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा एच डेल्टा न्यू। मान रख दो तो एच डेल्टा न्यू इक्वल टू हो गया एच कट अपॉन 2 डेल्टा टी, और यहां से आप यदि डेल्टा न्यू कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा एच कट अपॉन 2h, और ये आ गया डेल्टा, ये आ जाएगी आवर्ती में अनिश्चितता। और इस फॉर्मूले से करेंगे तो उससे भी क्या आ जाएगी मेरे पास में, आवर्ती में अनिश्चितता आ जाएगी। तो आप किसी से भी कर लो, आवर्ती में अनिश्चितता आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है ना। 1 मिनट होल्ड रखना ना। है ना। तो ये अपन ने क्या कर लिया, इसे सॉल्व कर लिया ना। आपको तरीका बता दिया मैंने ना। अब आप लोग इसके अंदर चलो छोड़ो, आप लोग इसके अंदर लिखो ना, सॉल्यूशन के अंदर लिखो। लिखना, जब इलेक्ट्रॉन, मैं बोल के लिखवा देता हूं, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, तो वह उच्च ऊर्जा स्तर में, तो वह उच्च ऊर्जा स्तर में 10 की घात -8 सेकंड रुकता है, तो वह उच्च ऊर्जा स्तर में 10 की घात -8 सेकंड रुकता है। यही समय, यही समय इलेक्ट्रॉन का जीवन काल है, यही समय यही समय इलेक्ट्रॉन का जीवन काल है। यही समय इलेक्ट्रॉन का जीवन काल है।
यही समय इलेक्ट्रॉन का जीवन काल है और इसी समय को अनिश्चितता के रूप में लिया जाएगा और इसी समय को अनिश्चितता के रूप में लिया जाएगा और इसी समय को अनिश्चितता के रूप में लिया जाएगा अर्थात समय में अनिश्चितता डेल्टा टी बराबर हो गया 10 की घात -8। देखते जाओ ना, अभी ध्यान देना। हाइजेनबर्ग ऊर्जा समय अनिश्चितता सिद्धांत से क्या होता है सर? डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाई 2। आप इसे ऐसे भी ले सकते हो एच कट बाई 2, ठीक है ना? ध्यान दो, तो डेल्टा ई बराबर हो जाएगा, इसको तो समीकरण 1 एच कट अपॉन 2 डेल्टा टी। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 से मान 2 में रखने पर तो यह आएगा डेल्टा ई इक्वल टू, इसका मान होता है 1.054 इंटू 10 की पावर -34, फिर डिवाइड के अंदर है मेरे पास में 2 इंटू 10 की पावर -8। यह आंसर आएगा किसके अंदर भाई? आपका जूल के अंदर, ठीक है ना? इसे देंगे समीकरण नंबर 3। अगर आप इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी ऐसा कोई खास जरूरत नहीं है कि आप इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करो, ठीक है? एक बार आप इसे उतार दो, एक बार लिखो इसे, उतारो इसे फटाफट। उतार लो इसे ना। ठीक है, लिख लिया? चलिए लिखो, इसके नीचे लिखना, अतः समय में अनिश्चितता होने पर, अतः समय में अनिश्चितता होने पर
ऊर्जा में अनिश्चितता, ऊर्जा में अनिश्चितता होगी, अतः समय में अनिश्चितता होने पर ऊर्जा में अनिश्चितता होगी, और ऊर्जा में अनिश्चितता होने पर, और ऊर्जा में अनिश्चितता होने पर आवृत्ति में भी अनिश्चितता होगी, आवृत्ति में भी अनिश्चितता होगी। ठीक है, तो 3 और 4 से अपन क्या करेंगे, ये लिख सकते हैं, देखो H डेल्टा न्यू इक्वल टू 1.054 इंटू 10 की पावर -34 बटा 2 इंटू 10 की पावर -8, और यहां से आप डेल्टा न्यू लिखोगे तो यह आ जाएगा 1.054 इंटू 10 की पावर -34, ये H नीचे आ जाएगा इधर, और ये हो गया मेरे पास में कितना, 2 गुणा 10 की घात -8। ठीक है, अब सुनो, देखो H कट इक्वल टू होता है H अपॉन 2 पाई, H कट इक्वल टू क्या होता है, H अपॉन 2 पाई होता है, तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा, H कट इंटू 2 पाई, H इक्वल टू कितना हो जाएगा, H कट इंटू 2 पाई। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा H इक्वल टू H कट अपॉन 2 पाई। ठीक है, ये मान अपन इसके अंदर रखेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास में 1.054 इंटू 10 की पावर -34 H कट 2 पाई, और ये हो गया 2 इंटू 10 की पावर 8। अब सुनो, ध्यान दो ना भाई, ये H कट का मान है, H कट से H कट जाएगा, तो ये डेल्टा न्यू इक्वल टू, ये मान लो इस H कट से ये वाली वैल्यू कट गई क्योंकि ये भी H कट का ही मान है, तो ये आ गया मेरे पास में 2 इंटू 2 यानी 4 पाई इंटू 10 की पावर -8। ठीक है, और ये आएगा, देखो H कट था ऊपर, नीचे भी H कट था, कट गया, तो इधर ये सेकंड के अंदर है, तो ये 1/2 आ गया, यानी सेकंड इनवर्स हो गया। ठीक है, अब आप इसे सोल्व करोगे तो ये आवृत्ति में अनिश्चितता आ जाएगी। चलो उतार लो, यहां से कंप्लीट करो। तो मुझे नहीं पता कि एक बार लीव होने के बाद में कमेंट शो होगा, मैं नहीं जानता ना। बताता हूँ ना। किसी ने पूछा है कि H कट इक्वल टू, आपने H अपॉन 2 पाई क्यों किया है, आप प्लांक कांस्टेंट सीधा रख देते ना, रख देते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे थोड़ा आसान हो गया ना, क्योंकि ये H कट का मान है, H कट से H कट पूरा कट गया, ऐसे कैसे, आसान है, नहीं तो आपको 1.054 के अंदर 6.6 से 2 का भाग लगाना पड़ता।
ठीक है ना, इसलिए किया है ऐसा। बाकी आप ऐसे करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो आप इसको एच कट को या एच किसी के एक के अंदर कन्वर्ट कर दोगे तो कट जाएगा, ठीक है ना, ऐसा कोई वो नहीं है ना, थोड़ा आसान हो जाता है और कुछ भी नहीं है ना। देखो उतार रहे हो आप लोग ना, थोड़ा सोल्व कर लेते हैं इसे भी हम। ये 10 की पावर 8 ऊपर जाएगा और ये हो गया 4 5। इसको तो हम खुद सोल्व कर सकते हैं, कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। देखो इसको मैं ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है, 100 गुणा 10 की घात 6 बटा 4 पाई। करते चलो सोल्व। अब ये कितना होता है, 3.14 होता है ना पाई का मान, ये 22/7 ऐसे भी लिख सकते हो, 7 ऊपर चला जाएगा 22 नीचे रह जाएगा, फिर जो भी आए उसके अंदर भाग दे लो। एक बार बताओगे ये सोल्व करके ये कितना आएगा, कोई एक सोल्व करके बता दो, 100 के अंदर 4 पाई का भाग लगाओगे तो कितना आएगा, खुद सोल्व कर सकते, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है ना। इसको मल्टीप्लाई करो 3.14 से इसको 4 को, और जो भी संख्या है उसका भाग लगा दो, 100 में उसका भाग लगा दो ना, 7.9 आएगा ना, ठीक है। 7.9 इंटू 10 की पावर 6। चलिए ये हो गया हमारा ये वाला अनुप्रयोग भी कम। आप लोग इसकी कैलकुलेशन कर लो। फिर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन और करेंगे अपन, थ्योरेटिकल है पूरा का पूरा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। अभी हमारे पास जो हमने टॉपिक पढ़े हैं उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, है ना, तो मैं चाहता था कि अब की बार कुछ भी ना रहे, अपना अपन सब कुछ करते कवर करते चले, अपना रजिस्टर ही एक 4-5 राइटर की बुक को पूर्ण रूप से कवर करे, है ना, इस तरीके से बनाना है, ठीक है। चलो ये हो गया आप लोगों के, है ना। अब एक क्वेश्चन है जो हमने द्रव्य तरंगे वाला टॉपिक पढ़ा था ना, उसी से रिलेटेड है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये एग्जाम के अंदर बन सकता है, ठीक है ना, क्योंकि आजकल जो पेपर बनाने वाला है उसका इंटरेस्ट डेरिवेशन देने में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसको पता है डेरिवेशन सब पढ़ के आते हैं, वो कुछ थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर लगाने की कोशिश करता है, क्योंकि इनको पढ़ के नहीं आते, क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी एक राइटर की बुक के अंदर नहीं होते ना, मतलब किसी राइटर की बुक में हो किसी के अंदर ना भी हो, है ना, तो उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूं, देखो सिद्ध करो, बढ़िया क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि द्रव्य तरंगों के लिए समूह वेग, वैसे आप लोग समूह वेग के बारे में 12वीं क्लास से पढ़ते आए हो, कला वेग समूह वेग फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ रखा है, अभी अपने आगे भी आएगा क्वांटम के अंदर, फिलहाल अपन इसके फॉर्मूले पर ही जानकारी लेंगे। समूह वेग कण के वेग के तुल्य होता है, कण के वेग, कण का वेग स्मॉल यू से इंडिकेट कर रहा हूं कि तुल्य होता है। अब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर लग जाता है 3 नंबर का, और हम फिर ढूंढते रहते हैं ये कौन से राइटर की किताब के अंदर से आ गया, ठीक है। अब हमारे रजिस्टर के अंदर हो, एक बार हमारा पढ़ा हुआ हो, तो हम इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। चलो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या प्रूफ करना है। जो समूह वेग होता है, एक होता है कला वेग, एक होता है समूह वेग, क्या होता है इस पे आगे चर्चा करेंगे अपन, आगे टॉपिक आएगा, ठीक है ना, जब उस पे कला वेग समूह वेग भी आएगा एक टॉपिक। वीपी होता है कला वेग, ये ओमेगा अपॉन के होता है, और वीजी होता है समूह वेग, ये होता है डी ओमेगा अपॉन डी के। ये चीज आप लोगों ने फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हो इस चीज के बारे में कि ये समूह वेग का फॉर्मूला है, ये कला वेग का फॉर्मूला है, ठीक है ना, कहीं ना कहीं ये हमारे काम में आते रहते हैं।
फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर काम में आ गया कि द्रव्य तरंगों के लिए जो समूह वेग है वीजी, हमको प्रूफ करना है वीजी इक्वल टू कण का वेग v, ये प्रूफ करना है। ठीक है, चलो चर्चा करते हैं। देखो, माना स्मॉल m द्रव्यमान का कण किस वेग से, u वेग से गति कर रहा है, तो उसकी गतिज ऊर्जा हाफ mu² होगी। ठीक है, सब जानते हैं m द्रव्यमान का पार्टिकल u वेग से गति करे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mu² होगी। यदि स्थितिज ऊर्जा, जिसको मैं कैपिटल V से रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां पे, कैपिटल V हो तो कुल ऊर्जा को कैसे लिखोगे आप, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा को अपन E से लिखेंगे, ये हो जाएगा हाफ mu², और स्थितिज ऊर्जा को लिखा है V से। इस V को इधर भेज दो, यहां से अपन U कैलकुलेट करेंगे, तो ये m/2 है, इधर जाएगा तो 2/m हो जाएगा, तो u² बराबर कितना हो गया, 2/m E- का V, और यहां से आप U कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा रूट के अंदर, इसे देंगे अपन समीकरण नंबर कौन सा, 1। अब हमें क्या करना है, द्रव्य तरंगों के लिए जो समूह वेग है vg, उसका मान u के बराबर लेके आना है। तो हम क्या करें, अगर ug को अगर मैं इसके बराबर लिया हूं √2/m E-v, इसके बराबर लिया हूं, तो vg बराबर क्या हो जाएगा, हमारा u हो जाएगा। चलो एक बार आप लोग इसे बताइए, एक बार आप लोग इसे बताइए, थोड़ा छोटा कर देता हूं, एक बार आप लोग इसे फटाफट देखो। देखो अभी हमारी सारी क्लास है यूट्यूब पे डाल रखी है हमने, और 1-2 दिन और डालेंगे, फिर इसके बाद में पूर्ण रूप से क्लासों को एप्लीकेशन के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, मेरी इच्छा है राखी तक मैं यहीं पे चलने दो, ठीक है ना, फिर राखी के बाद अपनी क्लास 22 से 23 तारीख से अपनी क्लास चलेगी, वो चलेगी किसके ऊपर, एप्लीकेशन पे चलेगी। ठीक है ना, आपको बहुत सारी क्लासें डाल दी हमने, ठीक है ना, बहुत सारी क्लासों का डेमो हो गया आपके पास। बताओ ऐसे। उतार लो इसे।
फटाफट करो इसे कंप्लीट। थोड़ा जल्दी करना ना, कंप्लीट है ना। मैसेज काफी दूर है मेरी आंखों से, इसलिए मैसेज नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन आ रहे हैं सबके। हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए सुनो अब ना, ध्यान दो ना। क्योंकि कण से संबंधित तरंग की तरंग है। अब डी ब्रॉगली ने क्या कहा था कि जब भी कोई पार्टिकल गतिशील अवस्था के अंदर होता है तो उस गतिशील पार्टिकल से एसोसिएट एक वेव होती है, यानी उससे संबंधित एक तरंग होती है, और उस तरंग की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। अब P इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग, तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, m इंटू यू, ये होगा, ठीक है। इसे देते हैं अपन समीकरण नंबर 2, और 1 से मान 2 में रख दो। तो समीकरण 1 से मान 2 में रखने पर, और जब 1 से मान 2 के अंदर रखेंगे तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम, ये हो जाएगा √2/m ई माइनस का v। अब देखो क्या पास में, इधर है पास में क्या, लैम्डा इक्वल टू एच नीचे √m है, तक कैसे गया भाई, चलेगा देखिएगा ना, सुने अब सही हो गया। ऊपर m है नीचे √m है, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास में, जाएगा जाएगा ई माइनस, इसे देंगे समीकरण नंबर 3। एक काम करो, आपको ये उतार लो, इसे उतार लेना। बीच बीच में आ जाती है कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम, पता नहीं क्यों आ रही है। चलो, हाँ जी ध्यान दीजिएगा ना, हो गया ये। अब सुनो, अभी करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे, उतार लो इसे। 2m कहां से आया, रुको रुको रुको, p बराबर mv होता है, तो मैंने कण का वेग u लिया है ना, इसलिए mu हो गया। दूसरा ये 2m कहां से आया, अरे ऊपर m है नीचे √m है, तो क्या बचेगा, √m ही तो बचेगा। ऊपर m को 2 भागों में तोड़ेंगे, √m तो एक √m से √m कट जाएगा, एक √m ही तो बचेगा भाई, ठीक है। चलो अब ध्यान दो, अब होता है हमारे पास में एक क्वांटम ऊर्जा। ये जो क्वांटम ऊर्जा होती है ना, ये होती है E = h कट ओमेगा।
इसको क्वांटम ऊर्जा कहते हैं। सर ये क्वांटम ऊर्जा कैसे आई? बिल्कुल सिंपल, E इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू होता है। फिर हम जानते हैं H इक्वल टू होता है H कट अपॉन 2 पाई, सॉरी E इक्वल टू एच न्यू होता है, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं अपन, ढंग से सुनना, H कट इक्वल टू होता है H अपॉन 2 पाई, तो H कट 2 पाई बराबर क्या हो गया, H हो गया। यहाँ पे रखो H का मान, H कट 2 पाई न्यू, और 2 पाई न्यू को क्या लिख सकते हो आप, ओमेगा। ये हो गया H कट ओमेगा, क्या लिख सकते हैं, H कट। वापस देख लो, E इक्वल टू एच न्यू होता है, H कट इक्वल टू H अपॉन 2 पाई, तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा, H कट 2 पाई, और 2 पाई न्यू बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा। तो E इक्वल टू एच न्यू लिखो चाहे H कट ओमेगा लिखो, एक ही बात है। इसे क्वांटम ऊर्जा भी कह देते हैं, ठीक है ना। ये आ गया मेरे पास में यहाँ पे समीकरण नंबर 4। अब देखो समीकरण 4 से मान 3 में रखने पर, 4 से मान 3 के अंदर रखेंगे तो एच लेमडा इक्वल टू एच अपॉन, फिर रूट के अंदर है 2m, और ये है एच कट ओमेगा माइनस का कितना हो गया, v हो गया। ये हो गया एच कट अपॉन ओमेगा v हो गया, ठीक है। एक चीज और सुनो ढंग से मेरी बात, इसे देंगे समीकरण नंबर 5, ठीक है। ध्यान देना, एक क्वांटम संवेग भी होता है। क्या होता है, क्वांटम संवेग। ये अपन आगे पढ़ेंगे, श्रोडिंगर समीकरण के अंदर क्वांटम ऊर्जा तो होती है E इक्वल टू एच कट ओमेगा, और एक क्वांटम संवेग होता है P इक्वल टू एच कट के। ये क्या होता है, हमारे पास में क्वांटम संवेग होता है। क्या होता है, क्वांटम संवेग होता है। सर ये कैसे आया क्वांटम संवेग, ये भी अपन डिराइव कर सकते हैं। देखो बताता हूं आप लोगों को, इधर डिराइव करके अलग पेज बता देता हूं ना। हमने क्या पढ़ रखा है, K इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा, जानते हो ये सब। अब लैम्डा इक्वल टू होता है H अपॉन P, ये हो गया H अपॉन P। P ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा, P 2 पाई बटा H। इस 2 पाई को इसके नीचे ले आओ, तो P अपॉन ये हो गया H अपॉन 2 पाई, और H अपॉन 2 पाई को क्या लिख सकता हूं मैं, H अपॉन 2 पाई को लिख सकता हूं H कट, यहां से आ गया P इक्वल टू H कट किया। इसे क्वांटम संवेग कहते हैं। देखो K इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू H अपॉन P, P ऊपर चला जाएगा, 2 पाई को नीचे लिया है तो H अपॉन 2 पाई को H कट लिख दोगे तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा, H कट के आ जाएगा। इसे क्या कहते हैं, क्वांटम संवेग अपन कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं अपन, क्वांटम संवेग कहते हैं, ठीक है। चलो तो अपन यहां से क्या करेंगे, मेरी बात सुनना, यहां से अपन एक काम करते हैं, K की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा K इक्वल टू P अपॉन H कट, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि लैम्डा इक्वल टू H अपॉन P होता है। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, H अपॉन P होता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को बताता हूं, देखो ऐसे ले सकते हैं अपन, ध्यान देना। क्योंकि लैम्डा इक्वल टू होता है H अपॉन P, तो P इक्वल टू हो जाएगा यहां पे H अपॉन लैम्डा। P इक्वल टू क्या हो जाएगा, H अपॉन लैम्डा, और यहां से अपन लिख सकते हैं, इस P का मान इधर रखूं मैं, समीकरण देने पड़ेंगे। एक काम करते हैं, इसको ऐसे ना करके अपन थोड़ा फुल मेथड से करते हैं। देखो कैसे,
ऐसे उलझ जाओगे तुम लोग। रुको 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 रुको। यहां तक होने के बाद में चूंकि संचरण नियतांक ऐसे k इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा, ठीक है ना। k इक्वल टू कितना होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है, ठीक है। तो ये आ गया मेरा समीकरण नंबर 6। आप एक काम करो, 5 से मान 6 में रख दो, 5 से मान 6 में रख दो। पहले एक बार देख लो ना, फिर उतार लेना, उतारने के लिए टाइम बताएगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास में k इक्वल टू 2 पाई, लैम्डा का मान कितना है h अपॉन, ये तो ऊपर चला जाएगा अपॉन वाला तो, और ये हो गया h कट ओमेगा माइनस का p, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इस 2 पाई को नीचे ले आओ, ये हो जाएगा रूट के अंदर 2m h कट ओमेगा माइनस v, और ये हो गया h अपॉन 2 पाई। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां से आसान होगा शुरू का ना, हो तो वहां से भी जाएगा। और इसको आप लिख सकते हो रूट 2m h कट ओमेगा माइनस v, इसको लिख सकते हैं अपन h कट, ठीक है। इसको देंगे समीकरण नंबर 7। एक काम करते हैं, समीकरण 7 का ओमेगा के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। एक बार देख लो, मैं एक बार और रिपीट कर दूंगा, वैसे सिंपल है, डी के अपॉन डी ओमेगा। अब देखो यहां से क्या होगा, 1 अपॉन एच कट तो कांस्टेंट है, रूट एक्स का कितना होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ये हो जाएगा 2m एच कट ओमेगा माइनस का भी, ठीक है। 1 अपॉन एच कट तो कांस्टेंट है, रूट एक्स का कितना होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अब इस अंदर वाले का करोगे तो 2m एच कट ओमेगा का कितना हो जाएगा 2m एच कट हो जाएगा, और 2mv का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा। तो यहां से क्या आएगा अपने पास में, देखो डी के अपॉन डी ओमेगा, एच कट से एच कट कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर m बचेगा, नीचे क्या बचेगा रूट के अंदर 2m एच कट ओमेगा माइनस का भी। अब ऊपर m है, नीचे रूट m है, तो ऊपर बच जाएगा मेरे पास में कितना, या फिर ऐसे करो, इसको उल्टा कर दो एक बार, डी ओमेगा अपॉन डी के, उल्टा कर रहा हूं, ये हो जाएगा रूट 2m एच कट ओमेगा माइनस का v बटा m। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ऊपर रूट m है, नीचे m है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं डी ओमेगा अपॉन डी के इक्वल टू कितना, नीचे रूट m बच जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन रूट m एच कट ओमेगा माइनस का v। अब चूंकि इक्वल टू होता है एच कट ओमेगा, एक बार देख लो फिर वापस एक बार वापस रिपीट कर दूंगा, तो ये डी ओमेगा अपॉन डी के इक्वल टू कितना आ जाएगा ई माइनस का v, ठीक है। चूंकि समूह वेग होता है, फॉर्मूला इसका vg इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी के, ये हो जाएगा मेरे पास में कितना vg इक्वल टू रूट 2 अपॉन m ई माइनस का v। और जो समीकरण नंबर 1 आया था ना अपने पास में, वो ये u का मान था, किसका मान था u का मान था। तो समीकरण 1 से मान रखने पर, तो समीकरण 1 से मान रखेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास में vg इक्वल टू कितना आ जाएगा u आ जाएगा। और यही प्रूफ करना था अपन को कि द्रव्य तरंगों का समूह वेग है वो कण के वेग के क्या होता है तुल्य होता है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, हाँ जी देखो,
सबसे पहले m द्रव्यमान का कण u वेग से गति कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर हो जाएगी, और यदि स्थितिज ऊर्जा v हो तो टोटल एनर्जी E बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। यहां से अपन ने u कैलकुलेट कर लिया, v को इधर लिया है, u कैलकुलेट कर लिया, समीकरण नंबर 1 दे दिया। फिर इसके बाद में हमने क्या किया है, कण से संबंधित तरंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p होती है, p बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। समीकरण 1 से u का मान उठा के इधर रख दिया, इधर m है इधर रूट m है तो रूट m बच जाएगा ऊपर, ठीक है, ये हो गया। अब E इक्वल टू रख दिया h कट ओमेगा, तो E इक्वल टू h कट ओमेगा हो गया। संचरण नियतांक k इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। लैम्डा का मान यहां से उठा के अपन इसके अंदर रखेंगे, ये रख दिया लैम्डा का मान उठा के, तो h अपॉन वाली टर्म तो ऊपर चले जाएगी, तो ये वाली स्टेप आ गई, ठीक है। लैम्डा का मान रखोगे ना, h अपॉन रूट के अंदर 2m h कट ओमेगा अपॉन v, तो ये तो ऊपर चले जाएगी, गुणा हो जाएगी इससे। इस 2 पाई को h के नीचे लिया है तो h अपॉन 2 पाई हो गया ये, और h अपॉन 2 पाई को अपन ने h कट कर दिया, और इस k का अपन ने ओमेगा के सापेक्ष अवकलन कर दिया। तो अवकलन करने के बाद में हमने डी के अपॉन डी ओमेगा कैलकुलेट किया, इसको जस्ट उल्टा कर दिया तो डी ओमेगा अपॉन डी के हो गया, और h कट ओमेगा की जगह e लिख दिया, तो ये तो हो गया मेरे पास में समूह वेग vg, और ये हो गया कण का वेग u के बराबर। तो ये हमारा क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है, ठीक है ना। चलो आप लोगों ने कहां तक उतार लिया था, आई थिंक आप लोगों ने उतार लिया था यहां तक, इसके आगे उतारो ना। कैलकुलेशन है सिंपल सी मैथमेटिकल, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उतारो। संचरण नियतांक k इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा बता देना ना मुझे ना, जहां तक उतार लो उस बता देना, यहां तक उतार लिया, इसके आगे करो ना। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन सकता है बिल्कुल, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अभी इसका ना। इक्वेशन 3 पे करूं भाई, किसी ने कहा इक्वेशन 3 पे करो, तो ये लो मैं इक्वेशन 3 पे कर दिया, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका। इतना बड़ा क्वेश्चन कहाँ है, बड़ा क्वेश्चन छोटा ही नहीं करो। अभी क्वांटम के डेरिवेशन देखेगा ना, जब आंखें फट जाएगी, 20-20 पेज के चलेंगे, जब कहेगा ये तो कुछ भी नहीं है, चाय पानी जैसा भी नहीं है। चलो अब कोई कह रहा है स्लाइड ऊपर करो, कोई कह रहा है नीचे करो, ठीक है ना। जो स्क्रीनशॉट ले सकता है स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो रिकॉर्डेड वीडियो के अंदर जो मैं समझा रहा हूँ वहीं से उतारते चल। मैं जानता हूँ कोई कहेगा इक्वेशन 7 पे, कोई कहेगा इक्वेशन 8 पे,
एक बार पूरा कर दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लो जिस जिसको लेना है। ये रूट में पी कहां से आया, ये रूट में पी कहां से आया, कहां पे पी भाई रूट के अंदर, रूट में एम कहां से आया, देखो देखो ये रूट एम कहां से आया, ऊपर है रूट में एम, नीचे है एम, तो नीचे रूट एम ही तो बचेगा। सिंपल सा मैथमेटिक्स है। अरे भाई ऊपर रूट एम है, नीचे एम है, तो नीचे रूट एम ही तो बचेगा। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है, मैं एक बार पूरा कर रहा हूं ऊपर, है ना, ठीक है, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलो इसका ले लो। चले इसका ले लो। इसका ले लो। हो गया तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आज के लिए इतना ही है। इसका ले लो। ठीक है, कंप्लीट। चलो आज के लिए इतना ही, इसका आगे करेंगे अपन।